अच्छा जी, अब 3.7 शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 3.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिलेट फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मतलब इस क्वेश्चन में वो पूछना ये चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये सवाल दोनों तरीक़ों से आता है। ये सवाल एज अ शॉर्ट भी आता है पेपर में और एज अ लॉन्ग भी आता है। अगर एज अ शॉर्ट आएगा तो आपने उस वक्त इसमें क्या लिखना है, आपने सिंपली कहना है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जबकि ये हमारा वैसे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन करेगी बॉडी में। एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो चीज़ है ये हमने फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक में पढ़ा था कि फोर्स जो है ये हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में कि फोर्स बराबर है मैस इनटू एक्सेलरेशन, दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा है इसके अंदर जो फोर्स एंड मोमेंटम है उसमें हमने ये पढ़ा था कि फोर्स इज़ इक्वल टू, फोर्स बराबर है किस चीज़ के, ये चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये पढ़ा हुआ है कि और ये इसमें आपने ये जवाब लिखना है। तो अच्छा शॉर्ट आएगा तो आपने यही जवाब लिखना है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिर्फ इतना जवाब लिखना है। हाँ, अगर ये सवाल आ जाता है लॉन्ग तो लॉन्ग में आपने क्या लिखना है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अगर यही सवाल आप लॉन्ग आएगा तो फिर आप इसका जवाब शुरू करेंगे इस टॉपिक पे, पेज नंबर 67 पे टॉपिक है हमारा ये फोर्स एंड मोमेंटम का। तो आप कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और ये नेक्स्ट पेज पे आप ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ डिफाइंड by the equation is Newton second which is same as that of किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ तक ये लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये सवाल एज अ लॉन्ग अच्छा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो तब आपने जवाब से वो शॉर्ट वाला नहीं लिखना, तब आपने ये वाला जवाब लिखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3.8 की तरफ आते हैं। 3.8 क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन ईच। मतलब सवाल ये है कि अगर इफ़ वी हैव अ रोप, ये हमारे पास एक रोप है, ये रस्सी है, और इस रस्सी को अगर पुल किया जाए, खींचा जाए 100 न्यूटन ईच फोर्स से, मतलब हमारे इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी सपोज 100 न्यूटन लग रही है और लेफ़्ट साइड पे भी क्या लग रही है 100 न्यूटन, तो रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी। तो हमने इसका जवाब देना है इफ़ टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन आर पुलिंग ऑन अ रोप द टेंशन इन द रोप विल बी 100 न्यूटन। हम कहेंगे टेंशन जो है वो 100 न्यूटन ही होगी। फॉर एग्जांपल इस 100 न्यूटन के ऑपोजिट जो है हमारे पास जो रोप जो है वो अपनी फोर्स लगाएगी टेंशन यहाँ पे, और इस 100 न्यूटन के भी अगेंस्ट 100 न्यूटन ही टेंशन लगेगी। तो आप सिंपल जवाब यही देंगे कि अगर ऑपोजिट फोर्स लगें रोप के ऊपर और दोनों साइडों से 100 न्यूटन लग रही हो तो रोप की टेंशन कितनी होगी, तो हम कहेंगे द टेंशन ऑफ द रोप विल बी 100 न्यूटन एज वेल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 3.9 क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज अ बॉडी मूव। सवाल ये है, अगर हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक्शन एंड रिएक्शन तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर बॉडी मूव क्यों करती है। तो इसका मैं बताता चलूँ, हमने पीछे एक डिफरेंस किया था और हमने तब भी ये डिस्कस किया था कि एक्शन एंड रिएक्शन सिंगल बॉडी पे नहीं हो रहा होता, दो मुख्तलिफ बॉडी पे हो रहा होता है। उसी को भी हम समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल का जवाब हमारे माइंड में भी आ सकता है। इट इज़ बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम बॉडी पे नहीं लगता, इसको जहन में रखिएगा कि अगर हाँ हमारे पास सपोज एक सिंगल बॉडी है, इफ़ वी हैव अ सिंगल बॉडी, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स राइट पे लग रही हो और इसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स क्या लग रही हो, लेफ़्ट पे लग रही हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैं, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे और बॉडी मूव नहीं करेंगी। बट इस सिनेरियो में यह है कि एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स लग रही हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस विद एक्शन एंड रिएक्शन। Action and reaction acts on two different bodies. They act on different bodies. Resultantly, one body moves in the direction of action force, whereas the other body moves in the direction of reaction force. मतलब एक्शन एक बॉडी पे लग रही है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लग रही है,
इसलिए तो जो एक्शन की डायरेक्शन में एक बॉडी मूव करेगी, रिएक्शन की डायरेक्शन में दूसरी बॉडी मूव करेगी। इसको समझने के लिए ये मैंने एक सिंपल सी एक पिक्टोरियल एग्जांपल ली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्विमर जो है वो बेसिकली वाटर के ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन, और ये लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्शन एक बॉडी पे हो गया। अब वाटर रिएक्शन किस पे कर रहा है, स्विमर पे रिएक्शन की वजह से स्विमर किधर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो किस लिए मूव करती हैं, सवाल यही था कि अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं तो बॉडी मूव क्यों करता है। तो मेन जवाब सिर्फ ये है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, मतलब एक्शन एक बॉडी पे और होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। इसी कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन 3.10 क्वेश्चन में की गई है कि अ हॉर्स पुल्स द कार्ट, मतलब एक हॉर्स है जो कि कार्ट को जो है वो खींच रहा है, वो उसको पुल कर रहा है। तो एंड इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। मतलब अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारी जो अभी, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है एक्शन एक बॉडी पे होता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होता है। हाँ जी।